Assalamualaikum to dear students. My name is Dr. Husnain and I'm going to teach you all the neurodegenerative diseases. तो आपका आज का टॉपिक है वो है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसके अंदर आपके जो सब्सटेंशिया नाइग्रा का न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट कर जाता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, इसमें वो हम डिजीज़ पढ़ेंगे कि अगर आपका CNS मतलब आपका जो ब्रेन है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अगर किसी डिजीज़ की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो और आपका वो पार्ट जो है डैमेज हो जाए, डेड हो जाए, उसकी वजह से जो डिजीज़ होगी हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहली डिजीज़ आज हम की पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, आपको पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी जस्ट ब्रीफली आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बताता हूँ। तो फिजियोलॉजी क्या होगी कि पार्किंसन डिजीज़ क्यों होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए पार्किंसन डिजीज़ के अंदर हो क्या रहा है। आप एक तो ये याद रखना कि ये डोपामीन से रिलेटेड डिजीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं डोपामीन रिलेटेड जो है न्यूक्लियस जो है आपको बताता हूँ। तो फिजियोलॉजी में क्या होगा पार्किंसन डिजीज़ में, आपकी जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है आपका नाइग्रा सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है आपकी बॉडी के अंदर, सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या कॉज करता है, ये डोपामीन रिलीज करवाता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो डोपामीन स्क्रीट होगा वो कौन स्क्रीट करवा रहा है, डोपामीन। डोपामीन का सेंटर जो है वो आपका है सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर डीजनरेट हो जाए, डैमेज हो जाए किसी भी चीज़ की वजह से, वो आप कॉजेज में आपको बताता हूँ, तो क्या होगा, उसकी वजह से डोपामीन बननी बंद हो जाएगी। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है आपका ये डैमेज होता है, अगर ये डैमेज होगा तो आपकी डोपामीन डिक्रीज हो जाएगी। और डोपामीन के लेवल को डिक्रीज करने को या बिल्कुल ख़त्म हो जाने को हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़, उसके सिम्टम्स बेस पे। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। और अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कॉजेज है मैं अभी बताता हूँ, अब तो कॉजेज की वजह से अगर डोपामिन बननी बंद हो जाए या कम हो जाए तो हम उस डिजीज को कहेंगे पार्किंसंस डिजीज। अब इसकी कॉजेज क्या है, कॉजेज बता देता हूँ आपको। तो कॉजेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर कभी भी सुना हो पार्किंसंस डिजीज जो है वो बूढ़े लोगों को होती है। तो ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी ज़्यादातर, तो ओल्ड होना मतलब ओल्ड एज। तो कॉजेज में पहली कॉज क्या आ जाएगी, ओल्ड एज। ओल्ड एज बूढ़े लोगों में इसको आप जस्ट जनरली ऐसे समझ लें कि एक चीज़ ने बहुत फंक्शन कर लिया काम कर करके, अब वो खत्म होते जा रहे। सेल्स भी तो ऐसे हैं ना, जिससे आदमी बूढ़ा होता जा रहा है सेल्स भी बूढ़े होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं। और न्यू स्टेम सेल्स जो हैं वो नहीं है, न्यू सेल्स नहीं बन रहे, आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा रिकवर नहीं कर रहा और वो एक दिन काम करना बंद कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओल्ड एज की वजह से सब्सटेंशियल जो है डोपामीन कम हो जाएगी और उसकी वजह से सिम्टम्स वजह आप कहेंगे पार्किंसंस डिजीज है। ये तो एक कॉज होगी। सेकंड कॉज आ जाती है जैसे कि आपको मैंने बताया था कि किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शंस में कौन सा वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस 1, HCV1, हेपेटाइटिस सी वायरस उसकी टाइप 1 इन्फेक्शन में। अब इसके अलावा आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करेंगी, आपकी ब्रेन में क्या करेगी, वो क्या सिग्नल कॉज करेगी, वो क्या करेगी, आपको एंटीसाइकोटिक्स में क्या करना है, डोपामीन के लेवल को कम करना है। डोपामीन के लेवल को कम करना है या मिमिक करना है, तो उसमें क्या होगा, आपके ब्रेन को लगेगा कि आप एक्सोजीनस डोपामीन यूज कर रहे हैं या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी डोपामीन की और ये सेंटर काम करना छोड़ देगा कि इजाफी डोपामीन बनाने का क्या फायदा। तो ऐसे आप याद रख ले कि क्या होगा, आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नो डाउट उसका साइड इफेक्ट हो सकता है पार्किंसन डिजीज। तो अब उसमें सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है या कह ले आप लोती ड्रग का नाम याद रख ले, कौन सी है, हालोपेरिडोल। हेलो पेरी परी को हेलो कर रहे हैं, हेलो पेरी डोल, जिस तरह वो बेबी डॉल है सर ऐसे याद रख लें। परी डॉल जो ना, परी डॉल, पेरी डॉल,
हालोपेरिडोल ड्रग का नाम है। हालोपेरिडोल आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में इसकी डिटेल बताऊंगा और वहाँ पे आपको दोबारा से पार्किंसन रिमाइंड करवा दूंगा कि कैसी हो रही है। तो एंटीसाइकोटिक्स में इसके अलावा आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसको हम पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ करते हैं एज आ GIT मोटिलिटी इंक्रीज इनहांसर। तो वो कौन सी है? मेटोक्लोप्रामाइड या मेटोक्लोप्रामाइड। इसका साइड इफेक्ट होता है कि GIT की मोटिलिटी को इन्हांस करता है जिसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भी आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये पार्किंसन कॉज कर सकती है। इसके अलावा अब ड्रग्स की बात हो रही, ड्रग में आपने सुनी होगी कि प्रेगनेंसी में सबसे सेफ और सबसे अच्छी ड्रग्स में से हाइपरटेंशन की ड्रग्स जो है उनमें से एक ड्रग है मिथाइल डोपा या। तो आपकी फोर्थ कॉज आ जाएगी मिथाइल डोपा आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन की लेवल को कम करेगी। डोपामीन का लेवल कम होगा, वेसोडाइलेशन होगी एंड आपकी वो क्या होगा, पेशेंट का हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस थी हाइपरटेंशन की इन प्रेगनेंसी। तो अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी पूछा जाए तो आप मिथाइल डोपा भी कह सकते हैं। वैसे तो लबीटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस नाउडेज। तो ओवरऑल अगर याद रखना तो मिथाइल डोपा वाज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अब इसके अलावा ये तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आ गई और इन्फेक्शंस। अब आ जाती है बात, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, अगर आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई ना हो, ऑक्सीजन सही से सप्लाई ना हो, तो क्या होता है, एंजाइना, MI एंड डेथ। तो ऐसे ब्रेन का भी ऐसे, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, ब्रेन की ऑक्सीजन की सप्लाई कब नहीं होती, जब इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया कब होगा, जब ब्लॉकेज हो सकती है हेमरेज की वजह से, इस्कीमिक हेमरेज होता है। तो इस्कीमिया, ब्रेन इस्कीमिया जो होगा, या फिर अगर पेशेंट को ओवरऑल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या फिर इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट में साइनाइड पॉइजनिंग है। इन सब कंडीशंस में आपके ब्रेन सेल्स जो है, नो डाउट अदर सेल्स भी आपके डैमेज होंगे, लेकिन उनमें मेनली सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज होने के चांसेस हैं। तो अदर कॉजेज क्या आ जाएंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग और वेपर सिंड्रोम। लाइक ब्रेन इस्कीमिया की वजह से लाजमी तो नहीं है पार्किंसंस डिजीज हो, पार्किंसंस डिजीज हो, किस वजह से हो, पार्किंसन नहीं लिखना यहाँ पे लिखना था कि ये किस वजह से, ब्रेन इस्कीमिया हो, लेकिन उसकी कॉज क्या हो, वेबर सिंड्रोम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो वेबर सिंड्रोम की वजह से ब्रेन इस्कीमिया हो तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस हैं। या फिर ब्रेन इन्फेक्शन में, वैसे तो इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन सेपरेटली बता दिया, लेकिन ब्रेन इन्फेक्शंस में ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, तो ब्रेन इन्फेक्शंस। तो ये आपकी कॉजेज आ जाती हैं पार्किंसन डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स है। जिस तरह अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है, इन्फेक्शन है, डैमेज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, आपके डायरेक्टली कोई ड्रग्स जो है डोपामीन की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, या फिर क्या है कि ओल्ड एज की वजह से ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। अब इसके अलावा सिम्टम्स कर लेते हैं। सिम्टम्स ही तो लाजमी है, आपने ये MCQs बेसिस पे लाजमी याद रखने हैं, DDs बनाने में आपको काम आएंगे। तो नो डाउट 50+ एज में और भी डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शंस की वजह से और डिजीज़ हो सकती है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से और डिजीज़ हो सकती हैं, इस्कीमिया की वजह से और डिजीज़ हो सकती हैं, लेकिन वेबर सिंड्रोम आ गया तो आपने पार्किंसन ही से अपना याद रखना है। तो अब सिम्टम्स कर लेते हैं, क्योंकि आपने सिम्टम्स बेस पे तो आपने डिसाइड करना है कि आइदर कि ये पार्किंसन है या नहीं है। तो इसके बहुत क्लासिकल फीचर्स हैं। लाइक आपने ये एक चीज़ याद रख लेनी है कि ये आप देखो कि बूढ़े लोग अगर बैठे हुए ये कर रहे हैं, अगर ये जो मूवमेंट है इसका बताते हैं, ये कहते हैं
रोल कर रहे हैं, सपोज ये मेरे हाथ में पिन पकड़ी है, इस पिन को पकड़ के मूव कर रोटेट कर रहे हैं, तो क्या इसको कहेंगे पिन रोलिंग ट्रेमर्स। एक चीज क्लासिकली याद रखना है आपने, पिन रोलिंग ट्रेमर्स, पिन रोलिंग ट्रेमर्स, ये नहीं भूलना। इसके अलावा सिम्टम्स क्या आएंगे, ब्रेडिकाइनेजिया। आपने देखा होगा बूढ़े लोग जो होते हैं बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक इतना भी ज़्यादा स्लो ना हो तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि एज उस एज रिलेटेड है, एज फैक्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो, लाइक 50+ है, 50 साल का एक बुजुर्ग है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, 50 साल का आदमी तो एक्टिव होना चाहिए, तो उसको कहेंगे ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया स्लो मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेजिया एंड पिन रोलिंग ट्रेमर्स। पेशेंट की बॉडी जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, रिजिड होना शुरू हो जाती है, मसल रिजिडिटी स्टार्ट हो जाती है, मसल्स रिजिडिटी। मसल रिजिडिटी में अगर वो स्पेसिफिकली शो करे हाथों की रिजिडिटी, लाइक ऐसे हाथ होना शुरू हो जाए, मूवमेंट हो, नो डाउट परमानेंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती, लेकिन ऐसे रिजिड हो जाएगा हाथ, ऐसे मूव बंद करना मुश्किल हो जाएगा, इस अपीयरेंस को कहेंगे कॉब व्हील रिजिडिटी। कॉब व्हील रिजिडिटी, इसको स्पेसिफाई करें तो आपने लाजमी सोचना है कि ये पार्किंसन डिजीज है, ये अनइंटेंशनली बैठा हुआ पेशेंट ऐसे करी जा रहा है, नो डाउट कुछ टाइम के लिए होता है, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा, लेकिन परमानेंटली अगर आप देखें लंबे अरसे के लिए देखें पेशेंट की आदत है ऐसे करना, तो लाजमी सोचना है कि बाकी सिम्टम्स को याद रख के कि ये पार्किंसन हो सकती है। अब इसके अलावा पेशेंट के और क्या सिम्टम्स आएंगे, माइक्रोग्राफिया, पेशेंट को लिखने का कहेंगे ब्रेडिकाइनेजिया, तो लंबा लंबा लिखने की वजह से मैं बड़ा लिख रहा हूँ तो वो छोटा लिखेगा, उसको कहेंगे माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ब्रेन के सेल्स डिजनरेट हो रहे हैं, तो मेमोरी लॉस कैसे ना हो, तो मेमोरी लॉस। अब मेमोरी लॉस हुई है, पेशेंट को नई याद को क्या एक्सप्रेस करे, खुशी जाहिर करे, दुख जाहिर करे, गुस्सा करे, तो उसके चेहरे के ऊपर कोई भी खुशी या कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल जैसा मास्क होता है मास्क वाला फेस होगा, तो मस्क फेस, एलन मस्क के फेस याद रख ले, मस्क फेस, मस्क फेस, मेमोरी लॉस, मस्क फेस। और अब बूढ़ा इंसान है, उसका क्या होता है, उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, नो डाउट और चीज में पोस्चर चेंज होता है, लेकिन इसमें भी आपने याद रखना है पोस्चर इंस्टेबिलिटी, मतलब जिस तरह मैं खड़ा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, ज़्यादा देर के लिए खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ और बिल्कुल नॉर्मल मूव कर रहा हूँ, ऐसे वो नहीं होगा, एक जगह पे एक पोस्चर के अंदर रहना मुश्किल होगा उसके लिए, कभी इधर हो गिर रहा होगा, कभी ऐसे मूव कर रहा होगा, कभी आगे जा रहा होगा, पीछे गिर रहा होगा, ये पोस्चर इंस्टेबिलिटी है। अब आ जाती है बात आंखों की, लाइक वो ये आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ, तो पोस्चर इंस्टेबिलिटी, मस्क फेस, माइक्रोग्राफिया, मेमोरी लॉस। इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, शफलिंग गेट, आंखों की शफलिंग गेट, मतलब गेट से आपको डिटेल बताऊंगा इन फिजियोलॉजी में, तो यहाँ पे अभी से रट्टा लगा लें आप, शफलिंग गेट, शफलिंग गेट, माइक्रोग्राफिया, मेमोरी लॉस, मस्क फेस, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, माइक्रोग्राफिया, ब्रेडिकाइनेसिया, मसल रिजिडिटी, पिन रोलिंग ट्रेमर्स। तो ये आपके थे सिम्टम्स आपके किस चीज़ के, पार्किंसंस डिजीज़ के। अब आपकी बात करते हैं डीडीज पे, ये सभी अभी तक जो है याद रखने हैं आपने, किस चीज़ के लिए आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने याद रखना है कि ये सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं क्लिनिकली आपने डायग्नोज करना है। अब करते हैं इसके डीडीज कर लेते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, तो डीडीज कर लेते हैं। 3 डीडीज आपने याद रखनी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रखनी है। वो कौन सी 3 डीडीज होंगी, वो है आपकी, अगर पेशेंट का वर्टिकल गेज एब्सेंट हो, पेशेंट को एटेक्सिया हो, पार्किंसन के साथ, या फिर पेशेंट को क्या हो, हाइपोटेंशन हो। हाइपोटेंशन कौन सी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो तीनों को डिफरेंटली याद रखना है कि पार्किंसन डिजीज है, पीके मतलब पार्किंसन डिजीज है, साथ में क्या है,
वर्टिकल गेट एब्सेंट हो या पाल्सी हो एक। दूसरा आपका आ जाता है पार्किंसन के साथ, पार्किंसन डिजीज के साथ एटैक्सिया हो। और थर्डली आ जाता है आपका पार्किंसन डिजीज के साथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब तीनों की डिफरेंस, अब आपको कैसे पता चलेगा? आपने ये कर लिया तो आपने डायग्नोज क्या बनाना है। पार्किंसन के साथ वर्टिकल गेट एब्सेंट हो तो उस डिजीज को हम कहते हैं वर्टिकल गेट एब्सेंट से याद रखना सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी कहते हैं। वन लाइन आपका 2 वर्ड, बस आपने सिर्फ ये 2 याद रख लिए, काम से काम पिक हो जाएगा। और दूसरा है पार्किंसन डिजीज, साथ में एटैक्सिया है तो आपने ऑलिव्स खाए हैं, ऑलिव से याद रख लेना ओलिवो सेरिब्रल पाल्सी। आपने कितने ऑलिव्स खाए? 5 ऑलिव्स खाए, तो उसे याद रख लेना ओलिवो पेंटो या पेंटा, ओलिवो पेंटा सेरिबेलर पाल्सी। वो कब होगी? जब पेशेंट को पार्किंसन डिजीज के साथ एटैक्सिया। थर्डली आ जाती है पार्किंसन डिजीज के साथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बहुत ईजी है, बहुत शर्मीला बंदा है, शाय डैगर, शर्माते शर्माते उसके हाथ में खंजर कोप दिया। शाय डैगर, शाय याद रखें, शाय डैगर सिंड्रोम। डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 चीजें आपने याद रख लेनी है। वर्टिकल गेज एब्सेंट हो, सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी पार्किंसन के साथ, एटैक्सिया हो, ओलिवोपेंटो सेरिब्रल पाल्सी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, शाय डैगर सिंड्रोम। वन कीवर्ड जो है आपका एमसीक्यू पिक हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन। इसके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, पार्किंसन की डिजीज जो है क्लियरली आपको क्लिनिकली जो है डायग्नोज होती है। क्लासिकली आपको क्लिनिकली ही डायग्नोज हो जाएगी, लेकिन आपने और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक इसका डायग्नोसिस नहीं होती है, तो इन्वेस्टिगेशन में आपने याद नहीं रखना। लेकिन आपने फिर भी जो रिसर्च स्टडीज है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है पार्किंसन डिजीज को। वो कौन सी है? बहुत ईजी है। आपने ये कौन सी डिजीज रोग है? सिंगल प्रोटॉन इमिशन, टोमोग्राफी। Single proton emission tomography is the recent investigation for Parkinson's disease। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। अब इसकी करते हैं हम ट्रीटमेंट। अब ट्रीट भी तो करना है, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में आपने 3 ट्रीटमेंट याद रख लिया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा पेशेंट का? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या करना है? पेशेंट को आपने क्या करना है? वो ड्रग्स देने हैं जो स्टिमुलेट करेंगे सब्सटेंशियल आइग्रा को, कि वो डोपामीन एक्सक्रीट करे। हमें बॉडी में डोपामीन की जरूरत है, तो डोपामीन एक्सक्रीट करवानी है, तो डोपामीन एगोनिस्ट देंगे। अब डोपामीन एगोनिस्ट कौन से हैं वो कर लेते हैं। मेनली आपने याद एक ही रखना है, वो कौन सा है? जैसे आप ना कह रहे हो कि कोई गर्ल है बहुत ज़्यादा ना
सैड है और आप उसको दिलासा देने के लिए कह रहे हो, वो रो नहीं रही है, तब उसको दिलासा देने के लिए कहना बहन रो पर, रो पर मतलब रो पैनी रो, पंजाबी में कहते हैं रो पैनी रो पै, तो ऐसे रो पीनी रोल नाम याद रख लेना है, तो रो पीनी रोल। तो फर्स्ट आपकी कौन सी है जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पार्किंसंस डिजीज अगर आपसे पूछी जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस है रो पीनी रोल, रो पैनी रो पै रो पीनी रोल, ठीक है। रोपिनिरोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पार्किंसंस डिजीज। लेकिन इसके अलावा आपने कुछ और भी ड्रग्स याद रखनी है, वो कौन सी ड्रग्स हैं, कैबरकोलिन। अगर तो आपको मूवीज में इंटरेस्ट हो तो एक रिसेंट मूवी थी मुझे भूल गया, तो उसमें भी वो मॉर्फिन यूज करता, तो मॉर्फिन से याद रखना है एपोमॉर्फिन, ये एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन। इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, परगोलाइड कैबरगोलिन, या आई वाज राइट, कैबरगोलिन एंड परगोलाइड। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन आपने जो याद रखनी है वो है रोपेनिरोल, रोपिनिरोल, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। फर्स्ट लाइन में अगर पार्किंसंस की डिजीज का ट्रीटमेंट पूछा जाए तो वो डोपामिन एगोनिस्ट से क्या करेंगे, सब्सटेंशियल एगर को जाके स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द डोपामिन। अब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं इफेक्टिव क्योंकि सब्सटेंशियल एगर डैमेज हो चुका है, तो क्या करेंगे, अब एक चीज है ही नहीं है तो उसको स्टिमुलेट करने का फायदा नहीं। अब हमें जो चीज रिक्वायर्ड है हम क्या करेंगे, स्मगल कर लेंगे। स्मगल मीन्स उसे आप एक्सोजीनस डोपामिन लेंगे। अब डायरेक्ट एक्सोजीन आप डोपामिन यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके बॉडी के अंदर आपके ब्रेन के और बॉडी को सेपरेट करने वाली चीज होती है, वो कौन सी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो आप डायरेक्ट एक्सोजीनस अगर आप डोपामिन यूज करते हैं तो वो उनको इंटर नहीं होने देगी आपके ब्रेन के अंदर। तो क्या करेंगे, आप सब्सटीट्यूट लेंगे किसका, डोपामिन का, वो कौन सा है, डोपामिन लीवोडोपा। तो आपका सेकंड लाइन ट्रीटमेंट अगर आप देखें, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट वो है आपका लीवोडोपा, लीवोडोपा। अब लीवोडोपा जो है आपका डोपामीन की ही कन्वर्टेड फॉर्म है। अब लीवोडोपा देंगे, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और आपके ब्रेन में जा कन्वर्ट होकर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी डोपामीन की जो है ब्रेन की डोपामीन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अब हर्डल्स आपके इसने क्रॉस करना है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्रेन के अंदर वो चीजें हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। तो क्या जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी तो डोपामीन को कन्वर्ट, ये लीवोडोपा को हार्म करने वाली चीजें होंगी, तो वो कौन सी हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपकी बना लेते हैं ब्लड स्ट्रीम, या ब्लड स्ट्रीम बना लेते हैं, एंड ये आपकी ब्रेन की ब्लड स्ट्रीम है, ये आपकी सर्कुलर पूरी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम है, और इसमें आ जाता है ये आपका लीवोडोपा। लीवोडोपा बैठ गया है एक कार के अंदर, ये आपके कार बना लेते हैं, ये आपकी कार के अंदर बैठ गया है, ठीक है, ये कार में बैठ गया। कार से याद रख लेना है, लीवोडोपा कार के अंदर बैठा, कार्बिडोपा। तो लीवोडोपा को जब भी देना है आपने कार्बिडोपा के साथ देना, कार्बिडोपा, कार्बिडोपा, तो आपने कार्बिडोपा के साथ देना। कार्बिडोपा का क्या काम है, एक तो वो जल्दी से आपको ब्रेन तक ले जाएगी, दूसरा रास्ते में जो हर्डल्स होंगे, जिस तरह रास्ते में अगर आपको मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं तो आपने उससे बचाना। तो फर्स्ट मॉन्स्टर बना लेते हैं यहाँ पे AAC, बस आपने एब्रिविएशन नहीं याद रखनी है इसकी, AAC बना लेते हैं, ये आपका एक डेंजर सा मॉन्स्टर बना लेते हैं। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो है लीवोडोपा को खाने की कोशिश कर रहा है। ये लीवोडोपा को क्या करेगा, ये मेटाबोलाइज कर देगा, लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे याद रख लें। ये लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा, डोपामीन में कन्वर्ट होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, हमारे किसी काम का नहीं, जो बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी बॉडी के मतलब नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि लीवोडोपा को बचाने के लिए यहाँ पे जो कार बनाई है कार्बिडोपा यूज कर लेंगे, ठीक है।
तो एक चीज से तो आपको बचा लिया। अब दूसरा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी क्या चीज है, आपकी ब्लड के अंदर और आपके ब्रेन के अंदर, दोनों के अंदर एंजाइम होता है। कौन सा? COMT, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। अब ये क्या कर रहा है, ये मिथाइल को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये मिथाइल को इसको जाकर लालच देगा, इस कार को लालच दे, इस लीवोडोपा को लालच देगा कि डोपा हमें दे दो। जो डोपा दे के आप में से क्या ले लो, लीवो डोपामीन को कहेगा ये लीवो मुझे दे दो, और उसके साथ क्या अटैच कर देगा, डोपा के साथ मिथाइल अटैच कर देगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है COMT। COMT दूसरा आपका मॉन्स्टर कह लें, ये आपका लालची सा मॉन्स्टर। ये क्या करेगा, ये आपकी लीवोडोपा को कन्वर्ट कर देगा मिथाइल डोपा में। मिथाइल डोपा। अब मिथाइल डोपा ना तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ना ही हमारे किसी काम का है, तो ये तो उसको वेस्ट कर देगा। अब दोनों ड्रग्स से बचाना है हमने, किसको? लीवोडोपा को। एक तो लीवोडोपा को इस मॉन्स्टर से बचा लिया, जल्दी से भगा के ले गया, तो वो था कार्बिडोपा। लेकिन रास्ते में आया था उसको लालच देने वाला कि डोपामीन को हमें, ये लीवो को लालच देता है कि डोपा जो हमें देता है उसको हम मिथाइल लगा देते हैं। तो अब उसको कन्वर्ट होने से बचाना है, तो क्या करेंगे हम, इसको इनहिबिट कर देंगे। तो इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम है एंटाकोपॉन। एंटाकोपॉन यूज करेंगे। एंटाकोपॉन क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। जिस तरह आपका कार्बिडोपा जो है ये इसको इनहिबिट करेगा, वैसे एंटाकोपॉन इसको इनहिबिट कर देगा और आपका लीवोडोपा सेफ हो जाएगा। अब ये लीवोडोपा चले गया है कहाँ पे, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ बॉर्डर क्रॉस करके चले गया है आपके ब्रेन में। अब ब्रेन में आ गया, बड़ी मुश्किल से इनको लालच दे, इनको बचा के हमने क्या कर दिया, ब्रेन में पहुंचा दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये COMT पहुंच जाएगा कि जी मैं दोबारा आपको लालच देता हूँ, आप मुझे ज्यादा डोपामीन तो मैं उसका मिथाइल लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी इसको बचाने के लिए इसको लीवोडोपा को डोपामीन मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे। तो इसको इनहिबिट करने वाला ब्रेन में जो है, दोनों सेम ही सीरीज है, मतलब दोनों कह लो बहन भाई है। एंटाकोपॉन का दूसरा ड्रग है वो है एंटाकोपॉन, तो दूसरा है टोलकैपोन। तो टोलकैपोन ब्रेन में COMT को इनहिबिट करेगा। अब इतनी मुश्किल से आपने लीवोडोपा को लालच दे के मॉन्स्टर से बचाते बचाते ब्रेन में पहुंचाया। आप चाहोगे कि लीवोडोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट हो और डोपामीन खत्म हो जाए? ये तो नहीं ना चाहोगे। डोपामीन तो पहले ही बहुत कम है, और अगर वो आती है वो यूज होने के बाद मेटाबोलाइज हो जाती है, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने तो इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचाया और उसको बार बार क्या करना है, यूज करना है। तो अब इसको हमने मेटाबोलाइज होने से बचाना है। मेटाबोलाइज करने वाला कौन सा होता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम होता है हमारा। आपका कह लो कि ये आपका थर्ड डेंजरस वाला मॉन्स्टर है, ये आपका क्या है, आपका थर्ड डेंजरस वाला मॉन्स्टर है। क्या करेगा, ये लीवोडोपा को मेटाबोलाइज कर देगा, खा जाएगा, ये खा के उसको खत्म कर देगा। ठीक है, लीवोडोपा को ये लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होगा पहले। तो लीवोडोपा जब डोपामीन में कन्वर्ट हो गया है, डोपामीन को ये जो है ना मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है वो डाइजेस्ट करेगा, मेटाबोलाइज करके उसको खत्म कर देगा। आपने अब क्या करना है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट करना। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट करेंगे, वो है आपकी रेसेजिलिन एंड सेलेजिलिन। जेली का इसको लालच दे देंगे कि आजा तू अच्छा वाला मॉन्स्टर है ना, इसको जेली का लालच दे देंगे। सेलेजिलिन, सेलेजिलिन, ये दो आपने ड्रग्स याद रखनी है। क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, ये इसको अपनी तरफ आरे ला लेगा। क्या करेगा, ये इसको जेली खाने लग जाएगा, आपकी डोपामीन बच जाएगी। तो ये आपने मैकेनिज्म भी याद रखना है और ड्रग्स भी याद रखना है। आपको ड्रग्स वेनली याद रखना है, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा देना है। अगर इससे पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा, मतलब बहुत जल्दी ऑन ऑफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। ऑन ऑफ एक्टिवेट हो जाता है तो आपने क्या करना है, COMT को इनहिबिट करना है, ताकि आपकी जो डोपामीन की क्वांटिटी एक तो वो ज़्यादा हो जाए,
दूसरा, जो अपने मोनोमाइक से डोपामीन को बचा लेना है ताकि आपका डोपामीन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो। अब क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। लेकिन अगर सपोज पेशेंट इससे भी कवर नहीं होता है तो क्या करेंगे, आप थर्ड लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग आ जाएगी आपकी, एक ही ड्रग है जो कि नहीं यूज होती, रेयरली यूज होती है, वो है अमांटाडीन। अमांटाडीन साइड इफेक्ट्स बस याद रखने हैं आपकी। जो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है ना आपकी, थर्ड लाइन वो है अमांटाडीन। अमांटाडीन अमांटाडीन आपके डोपामीन जो है न्यूरॉन से एक्सक्रीट करवाएगी। सपोज अगर कोई न्यूरॉन्स ने डोपामीन को कैप्चर करके रखा है कि मैंने इसको एक्सक्रीट नहीं करना, तो क्या करेगी, ये डोपामीन को न्यूरॉन से एक्सक्रीट करवाएगी। ये आपने याद नहीं रखना, जो याद रखना है इसके साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स नो डाउट, बाकी सब ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट्स होंगे, वो भी बताता हूँ। तो साइड इफेक्ट्स, अब साइड इफेक्ट्स अमांटाडीन के साइड इफेक्ट्स में आ जाता है आपके जो लेग्स हैं, मेनली लेग्स के ऊपर, जो स्किन के ऊपर जो कैपिलरीज हैं कह लो, वो बस्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। वहाँ से आपकी ब्लड सप्लाई रिलीज होती है और आपकी पूरी बॉडी, आपकी लेग्स के ऊपर ना जाला बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, मैशवर्क बन जाता है किस चीज़ का, कैपिलरीज का। तो पर्पलिश रेडिश आपको अपीयरेंस मिलेगी। उस डिजीज को क्या कहेंगे, उस सिम्टम्स को क्या कहेंगे, लेबिडो रेटिकुलरिस। लेबिडो रेटिकुलरिस। इसके अलावा पेशेंट को, जैसा मैं अभी फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, पेशेंट ऐसे करके बोलेगा, इसको कहते हैं स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच। एंड थर्डली अगेन एटैक्सिया। तो एटैक्सिया आ गया है तो आपने ये नहीं सोचना कि एटैक्सिया आ गया है तो ये तो ओलिवो 5 ओलिव्स खाने वाला ओलिवो पेंटो जो है सेरिबेलर ओलिवो पेंटो सेरिब्रल पाल्सी, ये नहीं आपने सोचना है। आपने लाजमी पहले पूछना है वो अमांटाडीन तो नहीं यूज कर रहा। अब इसके साइड इफेक्ट्स कर लेते हैं। जो है आपका फर्स्ट लाइन डोपामिन एगोनिस्ट है, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स क्या हैं इनके, ये साइकोसिस कॉज कर सकते हैं, साइकोसिस कॉज कर सकते हैं और डिस्काइनेसिया कॉज कर सकते हैं। डिस्काइनेसिया, एक मैंने बोला था ब्रेडिकाइनेसिया, ये है डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया तो ब्रेडिकाइनेसिया स्लो मूवमेंट, डिस्काइनेसिया इररेगुलर इनवॉलेंटरी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं। मतलब बैठे बैठे पेशेंट ने क्या किया, चपेट मार दी किसी की, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होंगी। डिस्काइनेसिया ऐसे नहीं होता, जैसा एग्जांपल आपने याद रखनी है। ये है आपको ट्रीटमेंट इसके ड्रग्स जो हैं, जैसे इसका रोपिनिरोल का आप याद रख लें, साइड इफेक्ट्स बताए मैंने। लेकिन अब लिवोडोपा के भी यही साइड इफेक्ट्स हैं, साइकोसिस है, डिस्काइनेसिया है। एडिशनल साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, अब स्पेसिफिकली लिवोडोपा के साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ वो क्या होंगे। एक तो ये ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा क्योंकि ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है। इसके अलावा लिवोडोपा का, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, ऑन ऑफ सिस्टम, ऑन ऑफ साइड इफेक्ट, ऑन ऑफ साइड इफेक्ट होता है, ऑन ऑफ सिस्टम कंडीशन, ऑन एंड ऑफ। अब ऑन एंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि जब पेशेंट को आपने डोपामीन दे दिया, कुछ टाइम के लिए ठीक हुआ, फिर से ऑफ हो जाता है, मतलब उसके जो असर खत्म हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं ऑन ऑफ सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, बार बार आप पेशेंट को दिन में ना बार बार लिवोडोपा दोगे तो उसके लिए क्या कहेंगे, आपकी जो टोटल डोज है ना डेली की, उसको आप 5 कंसेक्यूटिव डोजेस के अंदर डिवाइड कर देंगे और आप फिर उसको इस कंडीशन से बचने के लिए आप डिवाइडेड डोजेस में देंगे। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स आता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन, अब पार्किंसन डिजीज में हेलुसिनेशन आ जाए तो वो तो लेवी बॉडी डिजीज है, इसलिए पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ प्रीवियस ड्रग हिस्ट्री लाजमी पूछनी चाहिए। अगर तो लिवोडोपा यूज कर आप ये नहीं कह सकते कि उसको लेवी बॉडी सिंड्रोम है। तो हेलुसिनेशन, अब इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था एटैक्सिया, उसमें हो गया तो इसमें एटैक्सिया आपका, एटैक्सिया भी हो सकता है। एटैक्सिया होगा तो एटैक्सिया है तो इसमें भी आप ये कहेंगे, ये तो वो आ जाएगी आपकी ओलिवा आ जाएगा, आपका ओलिविया आ जाएगी। आप कैसे याद रख लें, तो ओलिविया तो नहीं ना, ठीक। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स में क्या आएगा आपके, साइड इफेक्ट्स में जिसका साइकोसिस, वॉमिटिंग,
वॉमिटिंग, ये लाजमी याद रखना है कि आपने क्या किया है, पेशेंट को लीवोडोपा दिया, वो वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड रेकमेंड नहीं करनी। पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट को आप कह लेकर मेटोक्लोप्रामाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पार्किंसन डिजीज कॉज कर रही है, तो वो तो वर्स कर देगी। तो उससे बचने के लिए आपने वॉमिटिंग के साथ लीवोडोपा की हिस्ट्री लाजमी कंफर्म करनी है। तो ये थे आपके साइड इफेक्ट। इसके अलावा आपको जस्ट जनरली बताता हूँ कि ये एक आपका ना पुली बन जाती है। सपोज ये आप बच्चों का ना खेलना शीशा होता है ना, शीशा या थिंक सो कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक साइड पे आपका एक बच्चा बैठ जाता है डोपामीन, और एक साइड पे आपका एक बच्चा बैठ जाता है एसिटाइल कोलिन। अब अगर ये छोटा बच्चा बैठे और ये वाला बड़ा बच्चा बैठ जाए, इस साइड पे बहुत बड़ा बच्चा बैठ गया है और इस साइड वाला बच्चा जो छोटा है, तो ये तो उठ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, इधर आ जाएगा ना, ये तो बैलेंस खराब हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये जो बड़ा वाला बच्चा है एसिटाइलकोलिन, इसकी क्वांटिटी कम हो, ज़्यादा हो जाए, और जो डोपामीन है इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो पेशेंट को ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को ट्रेमर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने पेशेंट के ये ट्रेमर्स जो हैं वो भी कवर करने हैं, तो आपने बस 1 से 2 ड्रग्स याद रख लें। वो कौन सी हैं, आपने प्रोसाइक्लिडीन और बेंस्ट्रोपिन। वो कौन सी ड्रग्स हैं, बेंस्ट्रोपिन एंड प्रोसाइक्लिडीन। प्रोसाइक्लिडीन, तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करेंगी। ये काइंड ऑफ कह ले कि आपका एक्सोजीनस एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस है। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एसिटाइलकोलिन को खा जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। नो डाउट इससे डोपामिन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपके ट्रेमर्स जो पेशेंट के वो कवर हो जाएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल पार्किंसंस डिजीज। अगर तो आपको पार्किंसन डिजीज में कुछ ना समझ आई हो, यू कैन कमेंट। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आपको डिटेल में नहीं याद रखनी, एमसीक्यू स्पेस है, अगर आपको कोई एमसीक्यू स्पिक नहीं हो रहा हो, पार्किंसन डिजीज है, यू कैन कमेंट। आप जो भी कमेंट करेंगे पार्किंसन डिजीज पे, आई विल बी हियर टू आंसर दैट क्वेश्चन, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो इंशाल्लाह जो बाकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होंगी तो उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।